Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, as you know that we have already discussed our chapter number 6 from our supplementary book, and the name of our chapter is I Want Something in Cage. So now we are here to discuss the question answers of the same. So let's discuss and let's start with the comprehension check 1, that is on our page number 38. So first of all, we are having true false. We have to tell the given statements whether these are true or false. So let's start. The first one is there, Mr. Purcell sold birds, cats, dogs and monkeys. If it is yes or not, yes, of course it is true. He used to sell birds, cats, dogs and monkeys. Next one is that he was very concerned about the well-being of the birds and animals in his shop. अब मिस्टर पर्सल को बहुत ज़्यादा ध्यान था अपने बर्ड्स और एनिमल्स की वेलबींग का कि वो ठीक ठाक रहें, अच्छे से एंजॉय करें, मज़े में रहें या कुछ ऐसा कुछ हमने पढ़ा चैप्टर में नहीं. सो इट इज़ फॉल्स, नॉट ट्रू. ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कस्टमर हु बॉट द 2 डव्स. अब मिस्टर पर्सल इम्प्रेस हो गए थे उस कस्टमर को देख कर जिसने 2 डव्स खरीदे थे. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. He was a successful shop owner, though insensitive and cold as a person. अब मिस्टर पर्सल जो एक सक्सेसफुल शॉप ऑनर थे, चाहे वो इनसेंसिटिव या कोल्ड थे एज अ पर्सन, दैट मीन्स जो जिसके अंदर बहुत कम फीलिंग्स होती, किसी के लिए कोई फील नहीं करते, कुछ सेंसिटिविटी नहीं रखते हैं, तो इस तरह के वो इंसान थे. सो यस, ही वॉज अ सक्सेसफुल शॉप ऑनर और मतलब उनकी जो शॉप है वो अच्छी चलती थी. सक्सेसफुल शॉपकीपर थे वो, बट इनसेंसिटिव थे और कोल्ड एज अ पर्सन. उनका जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा नहीं था, एक फसी नेचर के थे, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा भी है. सो इट इज़ ट्रू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज मिस्टर पर्सल कंपेयर टू एन आउल. मिस्टर पर्सल को एक आउल के साथ क्यों कंपेयर किया गया है. मिस्टर पर्सल इज कंपेयर टू एन आउल बिकॉज हिज glasses magnified his eyes and giving him the look of a wise and genial owl. So Mr. Purcell is compared to an owl because his glasses gave him his glasses जो उन्होंने glasses पहन रखी थी, जो उन्होंने spectacles पहनी हुई थी, वो उनकी आंखों को बड़ा करके दिखा रही थी, मैग्नीफाई कर रही थी, and also giving him a look of वाइज एंड जीनियल आउल, और उनको एक वाइज और जीनियल जो कि फ्रेंडली आउल की लुक उनको दे रही थी उनकी ग्लासेस. दैट्स व्हाई ही इज कंपेयर्ड टू एन आउल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 3. फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पिक आउट द वर्ड्स एसोसिएटेड विद द क्राइज ऑफ बर्ड्स. अब हमने यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ एक वर्ड्स ऐसे एक्सप्लेन किए गए थे जो कि बर्ड्स की क्राइज को डिस्क्राइब करते हैं. बर्ड्स की क्राइज के लिए जो वर्ड्स जो हमने यूज़ किए गए हैं इस चैप्टर में, तो वो हैं विस्पर, ट्विटर, स्क्वील एंड चिप्स. सो ये जो वर्ड्स हैं ये बर्ड्स की क्राइज के लिए यूज़ किए हुए हैं. एंड देन वी हैव टू टेल अबाउट द वर्ड्स एसोसिएटेड विद द नॉइज. अब पहले थे सिर्फ उनकी क्राइज के लिए, अब यहाँ पे नॉइज के लिए कि जो शोर मचाते हैं बर्ड्स, तो शोर के लिए क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं चैप्टर में, दैट इज स्टर, रसलिंग एंड स्कैम्पर्ड. ऐसा था ना कि उनकी शॉप में हिलजुल हो रही थी, प्रॉपर बहुत हिलजुल रहती थी बर्ड्स एनिमल्स की, एंड ऐसा लग रहा था मानो कोई लगातार चल रहा है. एंड स्कैम्पर्ड मीन्स जो सर्कल में गोल 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 घूम रहा फ्रैंटिक की तरह बिना किसी रीज़न के. एंड रसलिंग इज ऑल्सो फ्लटरिंग नॉइस की, जिस तरह पेपर फड़कते हैं या फिर पेपर की आवाज़ होती है सेम वैसी आवाज़ें, जैसे विंग्स के फ्लटर करने की आवाज़ें हो सकती हैं. सो द वर्ड्स इज सजेस्टिव ऑफ कन्फ्यूजन एंड फियर. अब कन्फ्यूजन और फियर को कौन से वर्ड्स डिपिक्ट कर रहे हैं, तो वो है बिविल्डर्ड. बिविल्डर्ड मीन्स होता है कन्फ्यूजन. ब्लाइंडली सीकिंग, दैट मीन्स बिना किसी रीज़न के या फिर बिना कुछ पता होते हुए, ऐसा कि मानो कि किसी चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं, पाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी डोंट नो व्हाट अबाउट, कि किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं. सो दैट इज ब्लाइंडली सीकिंग. सो ये भी कन्फ्यूजन और फियर के लिए ये वर्ड्स यूज हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, मिस्टर पर्सल हर्ड इट नो मोर दैन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ अ फेमिलियर क्लॉक. सो रीड द पैराग्राफ. नंबर नहीं गिवन है यहाँ पे. पैराग्राफ बिगिनिंग विद इट वॉज अ रफ डे.
अब ये जो पैराग्राफ हमारी बुक में आया था कि इट वॉज अ रफ डे, जब वो कस्टमर उनकी शॉप में एंटर करता है, या फिर उससे पहले भी आया था यहाँ पे कि जो इट वॉज अ रफ डे की जो फिर उसके बाद वेदर डिस्क्राइब किया जाता है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स उसके जो शॉप में आवाज़ें हैं वो उनको डिस्क्राइब किया जाता है। सो उसमें इस पैराग्राफ को आप बुक से ध्यान से पढ़ें एंड देन जस्ट टू सी कि व्हाट डज इट रेफर टू, इट यहाँ पे किस चीज़ के लिए रेफर किया गया है। नॉट इन दिस फर्स्ट सेंटेंस इट वॉज अ रफ डे, यहाँ पे नहीं, इस पैराग्राफ के एंडिंग सेंटेंस में या फिर सेकेंड लास्ट सेंटेंस में आप देखोगे इट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है। तो वो यूज हुआ है चर्पिंग, स्क्वीलिंग एंड मूविंग ऑफ द बर्ड्स ऑल अराउंड, जो कि उनकी शॉप में बर्ड्स घूम रहे थे, चर्प कर रहे थे, स्क्वील कर रहे थे, आवाज़ें निकाल रहे थे, एंड मूविंग द बर्ड्स, जो उनकी शॉप में घूम रहे थे बर्ड्स चारों तरफ, छोटे छोटे बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो उनके लिए ये जो वर्ड है इट यूज हुआ है उनके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज मिस्टर पर्सल नॉट हियर इट क्लियरली। अब व्हाई डज मिस्टर पर्सल डज नॉट हियर इट व्हाई डज मिस्टर पर्सल नॉट हियर इट क्लियरली। अब नॉट हियर इट क्लियरली, अब ये इट यहाँ पर फिर से अगेन उसी चीज़ के लिए देखो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि इसे मिस्टर पर्सल जो है वो क्लियरली क्यों नहीं सुनते थे, क्यों नहीं सुन पा रहे थे इन चीज़ों को क्लियरली, मतलब उनका ध्यान क्यों नहीं था बर्ड्स की चर्पिंग, स्क्वीलिंग एंड मूविंग की तरफ। बिकॉज आंसर इज ही हैज़ बिकम सो यूज्ड टू ऑफ दोज नॉइजेज दैट ही डजंट माइंड दैम। अब उसका आंसर ये है कि वो इतने यूज टू हो चुके थे इन आवाज़ों के, ही हैज़ बिकम, अब यहाँ पर हैड भी लिख सकते हैं हम कि वो इतने हैबिचुअल हो चुके थे। अब हैड लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा पास्ट में, अगर हैज़ लिख रहे हैं तो वो प्रेजेंट में रहेगा। तो यहाँ पे डज में है क्वेश्चन, तो ठीक है हम प्रेजेंट में आंसर दे सकते हैं। ही हैज़ बिकम सो यूज्ड टू, यूज्ड टू की जगह फैमिलियर भी लिख सकते हैं, सॉरी फैमिलियर नहीं रखेंगे, हैबिचुअल लिख सकते हैं। ही हैज़ बिकम सो हैबिचुअल ऑफ दोज नॉइजेज दैट ही डजंट माइंड दैम, दैट मीन्स इतने हैबिचुअल हो चुके, इतने यूज्ड टू हो चुके हैं। यूज्ड टू का मतलब भी हैबिचुअल ही होता है कि जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है, दैट इज कॉल्ड यूज्ड टू। और यूज्ड टू प्रेजेंट के लिए, यूज्ड टू पास्ट के लिए। तो वो इन आवाज़ों के इतने हैबिचुअल हो चुके थे कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था इन चीज़ों का, कि चाहे उनके आसपास जितने भी बर्ड्स जो चर्प करें, ट्विटर करें, स्क्वील करें, स्क्वीक करें, वॉट एवर नॉइजेज दे मेक, ही डजंट माइंड दैम। तो उनको डजंट माइंड दैम दैट मीन्स उन्हें इस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई असर नहीं था उन पर। नेक्स्ट इज अब हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक है पेज नंबर 42 पे। Do you think the atmosphere of Mr. Purcell's shop was cheerful or depressing? Give reasons for your answer. So, क्या आपको क्या लगता है कि जो मिस्टर पर्सल की शॉप का जो एनवायरनमेंट था वो चीयरफुल था या डिप्रेसिंग था? आपके अकॉर्डिंग क्या है? तो हम यहाँ पर दोनों आंसर दे सकते हैं, चीयरफुल और डिप्रेसिंग दोनों ही दे सकते हैं। बट मैं यहाँ पर क्या आंसर देने वाली हूँ कि atmosphere in Mr. Purcell's shop was dull and cheerless. The shop was full of movements of the noisy birds and animals. अब मिस्टर पर्सल, मेरे अकॉर्डिंग जो मिस्टर पर्सल की शॉप का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही डल था या चीयरलेस था, मतलब उसको देख के खुशी नहीं होती थी क्योंकि बर्ड्स की ची 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 चर्पिंग चीज वो हमेशा हमें सुनाई दे रही थी। वहाँ पे पेट्स की, छोटे छोटे एनिमल्स की आवाज़ें, और वो आई डोंट लाइक दैम। बट अगर किसी को अच्छी लगती है, किसी को पेट्स अच्छे लगते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि उनकी जो शॉप का एनवायरनमेंट है वो अच्छा था, और वो क्योंकि वहाँ पर लाइवली एनवायरनमेंट था, बर्ड्स की आवाज़ें थी, हमेशा मॉर्निंग लाइक फील होता था, तो प्लेजेंट फील होता था। सो यू कैन राइट दिस। सो आई एम कंटिन्यूइंग विद माई आंसर. The atmosphere in Mr. Purcell's shop was dull and cheerless. The shop was full of movements of noisy birds and pet animals. Mr. Purcell had become habitual of that noises, but the customer wondered how the owner put up with that noise. अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो उनकी शॉप का एनवायरनमेंट था बहुत ही डल और चेयरलेस था। उनकी शॉप पे हमेशा मूवमेंट्स होती रहती थी, शोर होता रहता था बर्ड्स और एनिमल्स का, और मिस्टर पर्सल जो थे वो उस नॉइज़ के हैबिचुअल हो चुके थे, उस आवाज़ के, बर्ड्स की, एनिमल्स की आवाज़ के हैबिचुअल हो चुके थे, उनको आदत पड़ चुकी थी। ही हैड बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट नॉइज़, बट द कस्टमर वॉन्डर्ड,
बट जो कस्टमर्स आते थे उनकी शॉप पे, क्योंकि वो तो कभी कभार आए, कोई कस्टमर आया तो रही तो है नहीं कि वो रोज़ आएगा, हर टाइम बैठा रहेगा वहाँ पे। तो जो कस्टमर्स आते थे उनकी शॉप पे, दे यूज्ड टू वंडर, वो बहुत ही हैरान होते थे। द कस्टमर वंडर्ड हाउ द ऑनर पुट अप विद दैट नॉइज़, कि किस तरह ये जो दुकानदार है, दुकान का मालिक है, वो कैसे मैनेज करता होगा इतनी आवाज़ में अपने पूरे दिन को। सो वो हैरान होते थे इस चीज़ को सुन देख कर। So next question is that describe the stranger who came to the pet shop and what did he want. अब जो स्ट्रेंजर आया था मिस्टर पर्सल की शॉप पे, पेट शॉप पे, तो उसको क्या चाहिए था, एक उसकी पहले हमें क्या बताना है, डिस्क्राइब करना है उस स्ट्रेंजर को कहें या फिर कस्टमर को कहें, एंड व्हाट डिड ही वांट, और उसे क्या चाहिए था। The stranger who came to Mr. Purcell's shop had been released from the jail after 10 years of imprisonment. अब जो कस्टमर उनकी, जो स्ट्रेंजर उनकी शॉप पे आया था, वो अभी अभी रिलीज हुआ था जेल से 10 साल के इम्प्रिजनमेंट के बाद। दैट मीन्स उसने 10 साल की सज़ा काटी वहाँ पर, उसके बाद उसको फ्री किया गया था। एंड हिज सूट वॉज न्यू बट चीप एंड इल फिटिंग, उसका जो न्यू सूट था, उसने नया सूट पहना हुआ था, बट वो बहुत ही चीप सा था, घटिया सा था, एंड इल फिटिंग, जिसकी फिटिंग भी बहुत ठीक नहीं थी, मतलब ढीला ढाला था उसका जो सूट था, हो सकता है ज़्यादा ढीला था। ही हैड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, और उसके जो हेयर थे वो बहुत छोटे छोटे कट किए हुए थे, क्लोज क्रॉप, बहुत छोटी कटिंग थी उसकी। एंड ही वॉन्टेड टू परचेज समथिंग इन अ केज, और वो क्या चाहता था, ही वॉन्टेड टू परचेज समथिंग इन अ केज, कि उसे कुछ केज में चाहिए था। दैट मीन्स उसे कोई बर्ड्स खरीदने थे। The man insisted on buying the doves because he was fond of the birds. Do you agree? अब जो पर्सन आया था, जो स्ट्रेंजर था, जो जेल से रिहा हुआ था अभी, अब वो इंसिस्ट कर रहा था इन डव्स के पैर को बाय करने के लिए। तो क्या उसे डव्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए वो बाय करना चाहता था? तो डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उसे बर्ड्स बहुत पसंद थे, दैट्स व्हाई ही वांटेड टू परचेज देम? नो, द मैन वाज नीदर फॉन्ड ऑफ द बर्ड्स नॉर डिड ही इंसिस्ट ऑन बाइंग द फेयर डव्स। अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि जो पर्सन आया था उनकी शॉप पे, जो स्ट्रेंजर था, ही वॉज नीदर फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, ना तो वो बर्ड्स को पसंद करता था, मतलब ना तो वो बर्ड्स का शौकीन था, एंड नॉट डिड ही इंसिस्ट ऑन बाइंग द फेयर डव्स, और ना ही उसने बहुत जिद की इसको फेयर डव्स को खरीदने की। फेयर डव्स मीन्स जो वाइट कलर की स्नोई वाइट हमने पढ़ी है ना इस चैप्टर में, दैट्स वाई इट इज रिटन एज फेयर डव्स, मतलब बहुत सुंदर दिखने वाली। He only wanted some birds in a cage. अब उसने आते ही ऐसा तो नहीं बोला था कि मुझे डव्स का पेयर चाहिए, या फिर मुझे डव्स दिखाओ, मुझे डव्स चाहिए, आई लाइक द डव्स, या फिर आई लाइक द बर्ड्स, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। ही जस्ट सेड ही आई वॉन्ट समथिंग इन केज, इसी तरह से बोला था ना उसने चैप्टर में। सो ही ओनली वॉन्टेड समथिंग इन अ केज, या फिर ही ओनली वॉन्टेड सम बर्ड्स इन अ केज। So that's why we can say that he was not insisting on buying the doves only. How he earned the $5 he had, जो उसके पास $5 थे, उसने वो कैसे कमाए थे? The man had spent 10 years in prison. उस बंदे ने 10 साल अपने जेल में गुजारे थे, and he had to work hard there, और वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ा था। He had to work a lot there, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। एंड ही वॉज पेड ओनली $50 पर ईयर, और पर ईयर उसे क्या मिलता था उस हार्डवर्क के बदले में? ओनली $50, दैट मीन्स कैश में $50 मिलता था, अदरवाइज खाना पीना तो मिलता ही था। सो दस ही लेफ्ट द जेल विद जस्ट $5 एंड चीप सूट। अब जैसे उसने 10 साल बिताए जेल में, तो हर साल का $50 हो गया, तो टोटल हुए $5। तो इस तरह से जब उसने जेल छोड़ा तो उसे क्या मिला? $5 और एक घटिया सा सूट। Was the customer interested in the care and feeding of the doves he had bought? If not, why not? क्या वो जो कस्टमर था, ये जो स्ट्रेंजर था, पुलिस जो अभी जेल से रिहा हुआ था, रिलीज हुआ था, तो क्या उसको अपने जो डव्स उसने खरीदे उनकी केयर या फिर उनके खाने पीने का कोई ख्याल था? Was he interested about this thing? Was the customer interested in care and feeding of the doves he had bought? कि क्या उसे कुछ ख्याल था, या क्या इसके बारे में उसने सोचा कि बर्ड्स को क्या खिलाएगा, कैसे उनकी केयर करेगा? इफ़ नॉट एंड वाई नॉट, अगर ऐसा नहीं सोचा तो क्यों नहीं?
नो द मैन हैड नो लव और लाइकिंग फॉर द डव्स। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उस बंदे का ना तो कोई लाइकिंग थी डव्स के लिए, ना ही उसे अच्छे लगते थे बर्ड्स, ना ही उन्हें वो बर्ड्स से उन्हें उसे कोई प्यार नहीं था। ही डिडंट मीन टू कीप देम एज पेट्स, और उसको मोरओवर ये जो बर्ड्स हैं अपने पेट की तरह उसे नहीं रखने थे अपने पास। दैट्स व्हाई ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन आस्किंग अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डव्स, कि उसने कोई एडवाइस नहीं पूछी थी मिस्टर पर्सल को कि इस तरह इनको क्या फीड करना है, कैसे इनकी केयर करनी है, एंड सो ऑन। दैट्स व्हाई ही वाज नॉट इंटरेस्टेड। सो ही पेड नो अटेंशन टू व्हाट मिस्टर पर्सल सेड अबाउट द फीड एंड केयर ऑफ बर्ड्स। तो इसीलिए जब मिस्टर पर्सल उसको बताने लगे थे जो बर्ड्स की फीडिंग और केयर के लिए, तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। एंड सून आफ्टर स्टेपिंग आउट ऑफ द शॉप ही फ्रीड द बर्ड्स एंड ड्रॉप्ड द केज। और उसने इस तरह देखा था ना, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उसने कोई ध्यान नहीं दिया और वो एकदम से टर्न लिया और शॉप से बाहर आ गया, और फिर बाहर आके उसने केज में से वो बर्ड्स निकाले और उनको आसमान में टॉस कर दिया, उड़ा दिया। Soon after stepping out of the shop, और शॉप से बाहर निकलते ही he freed the birds and dropped the cage। उसने बर्ड्स को फ्री कर दिया और केज को फेंक दिया। Discuss the following topics in groups. So now we will discuss these two questions here. Why in your opinion did the man set the doves free? आपके ख्याल में उस बंदे ने डव्स को क्यों फ्री छोड़ दिया था? क्यों उसने पैसों से, इतने हार्ड अर्नड मनी से डव्स खरीदे और उसके बाद उनको फ्री कर दिया? Why? Just discuss. So the man set the doves free because he had got already the bitter taste of imprisonment. अब उस बंदे ने उन डव्स को इसलिए फ्री किया क्योंकि उसको एहसास हो चुका था, ही हैड ऑलरेडी टेस्टेड द बिटर टेस्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट। उसने उस बिटर इम्प्रिजनमेंट का बिटर टेस्ट चख लिया था। दैट मीन्स वो खुद भी इम्प्रिजेंट हो गया था, जेल में रहा था 10 साल, तो उसको वैल्यू पता थी फ्रीडम की, किस तरह से वो तड़फा होगा अंदर की मैं कब फ्री होऊंगा, कब मेरी सज़ा ख़त्म होगी। So he had already got the bitter taste of imprisonment. So he was having feelings in his mind कि बर्ड्स क्या फील करते होंगे केज में रह के, वो भी तो चाहते होंगे ना कि हम फ्री खुले आसमान में उड़े, है ना। So that's why the man set the doves free because he had got already the bitter taste of imprisonment. He knew the need and value of the freedom. उसको जेल में रहकर इस चीज़ का एहसास था कि फ्रीडम की कितनी ज़रूरत होती है और क्या इम्पोर्टेंस होती है फ्रीडम की। It was his love for freedom that he spent his hard-earned money on buying the doves and setting them free. ये सिर्फ उसका प्यार ही था उस आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए, कि उसने अपनी हार्ड अर्नड मनी जो थी उन डव्स को खरीदने और उनको फ्री करने में लगा दी। दैट मीन्स ही just bought a pair of doves for $5 that he had earned in a long time, that is of 10 years long, and afterwards he set them free. So why did it make Mr. Purcell feel vaguely insulted? अब जब उस स्ट्रेंजर ने ऐसा एक्ट किया, उसने जब डव्स को खरीदा इतनी हार्ड अर्न मनी से और फिर उसके बाद उनको फ्री कर दिया, तो उसकी ये जो हरकत थी, उसने जो काम किया कि बर्ड्स को फ्री किया, तो why did it make Mr. Purcell feel vaguely insulted? तो इस तरह से, तो ये जो उसका एक्ट था, उसकी जो एक्शन था ये बर्ड्स को फ्री करने का, तो उसने मिस्टर पर्सल को, इस एक्शन ने मिस्टर पर्सल को किस तरह से इंसल्टेड फील करवाया कि why Mr. Purcell was feeling insulted when the stranger set the birds free. So Mr. Purcell felt insulted because he had reduced the price of the doves and still made profit. अब मिस्टर पर्सल को इंसल्टेड इसलिए फील हो रहा है कि उसने प्राइस कम करके बेचा डव्स को, बट फिर भी उसने काफ़ी प्रॉफिट उसमें से, फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया कि 550 बोला था, दैट मीन्स $5.50, बट जो पर्सन था स्ट्रेंजर, उसके पास ओनली $5 थे, तो उसने $5 दिए और मिस्टर पर्सल ने ये सोचा कि मैं $5 में इसको ये दे देता हूँ। एंड जब उन्होंने कैलकुलेशन करके देखा तो वो $5 में भी उनको अच्छी खासी कमाई हो रही थी उन डव्स के पेयर में। सो ही फेल्ट इंसल्टेड, उन्होंने इसलिए इंसल्ट फील किया कि उन्होंने प्रॉफिट कमाया उस चीज़ के लिए, वो जो जिस बंदे ने अपनी हार्ड अर्न मनी लगा दी एंड वो बर्ड्स को भी फ्री कर दिया, कि उस बंदे ने $5 जो है 10 साल की कमाई 2 बर्ड्स को खरीदने में लगाई, बट फिर भी मिस्टर पर्सल ने जो है प्रॉफिट कमा के दिया उसे, है ना।
सो चाहे ये एक्ट बाद में हुई थी, बट मिस्टर पर्सल फेल्ट इंसल्टेड. ही फेल्ट हिमसेल्फ वेरी स्मॉल टू सी द कस्टमर्स लव फॉर फ्रीडम एंड हिज ग्रेट सेक्रीफाइस. अब उनको बहुत ही ज़्यादा इंफीरियर फील हो रहा है, अपने आप को बड़ा छोटापन सा फील कर रहे हैं मिस्टर पर्सल, कि इस किस चीज़ को देखकर, उस स्ट्रेंजर के लव को देख के, जो उसको आज़ादी के लिए लव था, दैट द लव फॉर फ्रीडम ही वॉज फीलिंग एंड हिज ग्रेट सेक्रीफाइस, और उसका इतना बड़ा सेक्रीफाइस, 10 साल की कमाई बर्ड्स को खरीद के फिर उनको फ्री करने में उसने लगा दी. सो मिस्टर पर्सल वॉज फीलिंग वेरी इंसल्टेड एज वेल एज he was realizing himself, he was considering himself very small in front of that stranger. उन स्ट्रेंजर के सामने अपने आप को बहुत ही छोटा फील कर रहे थे, क्योंकि उनकी शॉप में जो बर्ड्स थे वो केज में थे, और उनको वो उनकी आज़ादी को, उनको बांध के रखा था उन्होंने, बर्ड्स को पिंजरे में रखा हुआ था, छोटे छोटे एनिमल्स को भी पिंजरे में रखा था, जैसे बर्ड्स को पिंजरे में रखा था, मतलब उनको बांध के रखा हुआ था, उनकी फ्रीडम को कैद करके रखा हुआ था. बट दैट पर्सन, उस पर्सन ने मिस्टर पर्सन को रियलाइज़ करवा दिया कि फ्रीडम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. सो दैट्स वाई ही वॉज फीलिंग वेरी इंसल्टेड एज वेल एज वेरी inferior in front of that person. So with this, our question answers have come to an end. Thank you. Have a nice day.